मैं आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा कि संयम एक सेलिब्रिटी ही बनेगा, वो उस लेवल तक, वो किसी भी फील्ड में जाए। यार आज मुझे एक चीज बताओ, जरूरी पढ़ाई में ही होना चाहिए? भाई साहब ऐसे तो फिर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, इनके माँ बाप को तो इन पे शर्म आनी चाहिए। आपके साथ कैसा बॉन्ड है संयम का? क्या आपको कुछ उससे सीखने को मिलता है? देखो जी, सीखने के लिए मैं कहूँ तो मेरा बच्चा ही एक ऐसा मेरी ज़िंदगी में मोड़ है जिसने एक निकम्मे को एक अच्छा फादर बना दिया। आज मैं कहता हूँ कि आज मैं एक अच्छा फादर हूँ, और वो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। अच्छा, अपने इमोशंस बताता है संयम मदर को लेके? जब तक उसकी मदर थी उसकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं थी। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो उसकी मदर जा चुकी थी। बट हाँ, एक जो माँ और बच्चे का रिलेशन होता है उसके लिए दिमाग नहीं चाहिए। अच्छा निधि, अगर आज आपके सामने होती तो आप क्या कहना चाहते? बस सॉरी मांग सकता था, और तो कुछ कह नहीं सकता। बिकॉज जो उसने अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, बहुत कम मदर होती है जो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती। अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, संयम की CFA में पार्टिसिपेशन की बात करें तो किस लेवल तक है? संयम आज वहाँ का एक रोल मॉडल है जो और पेरेंट्स को एक होप देता है। मुझे बहुत से पेरेंट के फ़ोन आते हैं कि हमारा बच्चा संयम जितना ही हो जाए। मैं उन्हें कहता हूँ जी, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, हो सकता है ये संयम से भी आगे चला जाए। एक सिंगल पेरेंट एक ऑटिस्टिक बच्चे का होना कितना मुश्किल है? मैं फिर कह रहा हूँ जी, अगर मैं कल्ला बाप होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। मैं आज माँ और बाप दोनों हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ। नमस्कार, मैं कपिला और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो बहुत ही खास है। उनकी जिंदगी हर पल बदलती है। कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसे शख्स हैं कि उन्होंने हर पल अपने आप को नए सिरे से जीना सीखा है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका जो बेटा है संयम, वो बचपन से ही ऑटिस्टिक है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को एक ऐसी जिंदगी दी है कि आज वो बहुत ही बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो आज हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं। जी हाँ, वो है जालंधर के केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन के फाउंडर, डायरेक्टर और भी बहुत कुछ, मिस्टर रघु बहल। रघु बहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ आए हैं और हम एक बहुत ही अच्छे कॉज के ऊपर बात करने वाले हैं। आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे कॉज के साथ भी जुड़े हुए हैं जिसने आपकी जिंदगी को बहुत बार चेंज भी किया है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका बेटा संयम, जब आपको पहली बार पता लगा कि संयम में ऑटिस्टिक है संयम, तो क्या वो पल था, क्या वो मोमेंट था कि कैसा फील हो रहा था आपको एज अ पेरेंट? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कपिला जी। पहले ये बताने से पहले ना मैं ये चाहूंगा कि ये जो भी ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा इसका मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों को वो गलतियां ना करने दूं। जी। जैसे आपने पूछा कि आपको पहली बार पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था। सो आज की डेट में मैं बात करूं तो आज मैं अगर बहुत सारे पेरेंट्स में मिल रहा हूं तो आज उनका रिएक्शन भी यही होता है जो मेरा था, जो मैं अभी बताऊंगा जी। पर मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि आप मेरी गलती से ही सीख जाएं। सो इस पॉडकास्ट को करने की वजह भी यही है कि उन पेरेंट्स को अवेयर करना कि जो गलतियां मैंने कर दी आप ना करें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जब हम संयम के बारे में पता चला तो मेरा रिएक्शन क्या था। मेरा रिएक्शन बड़ा नॉर्मल और कैजुअल सा था, क्योंकि हमें जिस चीज के बारे में समझ ही नहीं थी, जब पता ही नहीं था तो उस पर रिएक्शन क्या आएगा। पहली बार तो जब डॉक्टर ने बोला कि ऑटिज्म है तो मुझे लगा ये टाइफाइड की तरह कोई बुखार होता होगा जो थोड़े दिन की दवाइयों के बाद ठीक हो जाएगा। तो बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन था। पर जब इसके बारे में समझ आया तो तब फिर हाथ पैर फूले थे। तब समझ आया कि यार ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये कितनी बड़ी चीजें हैं। वो तभी वही कह रहा हूँ कि तब वो हाथ पैर फूल गए क्योंकि उसके बारे में समझ नहीं थी। सो मैं आज देखने वालों को ये समझाऊंगा, इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ डायग्नोज भी हो जाता है तो उसके बाद घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसको अगर हम समझ लें
मतलब अगर हमें समझ आ जाए कि हमें करना क्या है और राइट टाइम पे इसे डायग्नोज कर लें तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने बच्चे को। घबराने से या पैनिक होने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगा ना, उल्टा बल्कि उसमें जब हम पैनिक हो जाएंगे या हम घबरा जाएंगे या हम अपने ऊपर ऐसा काम नहीं कर पाएंगे तो उल्टा हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, क्या उम्र रही थी आपके बेटे की संयम की जब आपको बच्चे का वो डायग्नोज हुआ? अप्रोक्सीमेटली सेम 2.25 से 2.5 साल का था मैम जब डायग्नोज हुआ। ओके। जी, और यही एक राइट एज होती है इसे डायग्नोज करने के लिए। हम्म। हम हमेशा कहते हैं कि अगर ऑटिज्म में बच्चे का डायग्नोज कहीं 5 साल से पहले हो जाए तो बहुत ही अच्छा, कहीं 3 साल से पहले हो जाए तो और भी अच्छा। मतलब समझे सोने पे सुहागा, इतनी अच्छी बुरी चीज है कि उसका डायग्नोज हो गया, बिल्कुल। बट एक पॉजिटिव फ्लैग है कि राइट टाइम पे डायग्नोज हो गया। और ये आज आपके सामने जो पेरेंट बैठा है या मैं अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे का डायग्नोज भी टाइम पे हो गया, उसके बावजूद भी हम सही रिजल्ट नहीं ले पाए। सो यही पेरेंट को समझाना है कि अगर इस स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो आप अपने बच्चे को बहुत 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 बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो आप एज अ एक सिंगल पेरेंट अपने बच्चे के साथ जुड़े हैं, लेकिन जब बच्चे का डायग्नोज हुआ संयम का तो आपकी वाइफ भी आपके साथ ही थी। जी। तो उनका क्या रिएक्शन था एज अ मदर उस टाइम पे? देखिए उसका रिएक्शन, क्योंकि वो मदर पहले से डील कर रही थी, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। मदर को तो उससे मुझे पता लगने से 4 महीने पहले पता लग गया। वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि यार सेम कुछ डिफरेंट है, क्योंकि वो पहले अपनी हर नाम को रिस्पॉन्ड करता था, चीजों को रिस्पॉन्ड करता था, आई कांटेक्ट करता था। अब वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो समझ नहीं रहा। पर वो एक्सेप्टेंस ना आने की वजह से मैंने उसके 3-4 महीने 5 महीने ऐसे ही खराब कर दिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे डिनाइल में था, क्योंकि मैं मानना ही नहीं रहे थे। और मानना क्या, लगता ही नहीं था, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमें जब सामने कुछ दिखता ही नहीं है तो मुझे दिख रहा था कि मेरा बच्चा हंसता खेलता भागता दौड़ता सब कुछ बेटर है, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी चल रही है उसकी। तो वो उस टाइम पे यहाँ यही है ना, इस कंडीशन की सबसे जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसके जो सिम्टम्स हैं या इंडिकेशंस हैं, बंदा उस टाइम पे बॉदर ही नहीं करता, तो समझ नहीं आते हैं। एक बहुत छोटा सा कॉमन सा मेरा ये सवाल है कि जो लोग हैं कि एक बच्चा तो नॉर्मल है, ठीक है, एक बच्चा अलग दिख रहा है ना, जब उसका डायग्नोज होता है तो वो ऑटिस्टिक पाया जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या कुछ हमें अपने बच्चे के साथ करना चाहिए, कैसे उसके साथ रहना चाहिए, उसके बारे में आप बताओ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर मेरे बच्चे का डायग्नोज कहीं 5 साल से पहले या 3 साल से पहले हो जाता है तो मैं आपको कहता हूँ कि बच्चा बहुत बहुत बेहतर होने के चांसेस जी। मतलब अगर मेरे बच्चे का डायग्नोज 3 साल से पहले हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम सही राह पकड़ लेते हैं और हमें समझ आ जाता है कि कैसे करना है तो आप अपने बच्चे को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। ये मैं खाली वर्बली नहीं बोल रहा, इसकी बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि अगर बच्चा 3 साल से पहले डायग्नोज हो जाता है तो आप उसे 90% तक मैनेज कर सकते हैं, 90% तक बच्चा बेहतर हो जाता है। मैं ऑटिज्म खत्म नहीं कर सकता, यहाँ 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले तो उसका डायग्नोज क्या है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्या वो टिपिकल ऑटिज्म है या वो वर्चुअल ऑटिज्म है। अगर तो वो वर्चुअल ऑटिज्म है तो वर्चुअल ऑटिज्म जो होता है वो 3, 4, 5, 6 महीने की थेरेपी के बाद अपने आप रिवर्स हो जाता है। ओके, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है अगर वो वर्चुअल ऑटिज्म है। और अगर इनिशियली डायग्नोज हो जाए तो इनिशियली डायग्नोज हो जाए, अगर हमने उसे टाइम पे पकड़ लिया, टाइम पे पकड़ने के बाद सही थेरेपिस्ट के साथ हमने कोऑर्डिनेशन बिठा लिया, आपको समझ आ गया कि मेरे बच्चे के साथ काम कैसे करना है। ये नहीं कि वो कल्ला सेंटर जाता रहे, उस 3, 4, 6 महीने में आपको भी काम करना है, आपको भी अपने बच्चे का थेरेपिस्ट बनना है। सो अगर वर्चुअल ऑटिज्म है तो ये आपकी मेहनत और थेरेपिस्ट की मेहनत के साथ आप 6 महीने में इसे रिवर्स कर लेते हैं। अगर ये टिपिकल ऑटिज्म है तो इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, पर फिर भी आपके पास बहुत हद तक चांसेस रहते हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। वहां हमें सबसे पहले उसका डायग्नोज करवाना है कि वो उसका करंट लेवल क्या है, उसकी एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, हमारे पास सारी चीजें हमें समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है। मोस्टली पेरेंट्स को पता नहीं होता। पेरेंट क्या करते हैं जी, बच्चे का डायग्नोज हो गया और हम सेंटर चले गए। हम किस सेंटर में जा रहे हैं हमें ये देखना है, क्या वहां पे वो सारी फैकल्टी या सारी फैसिलिटी मौजूद है जो मेरे बच्चे के लिए चाहिए।
ये गलतियां मैंने भी करी हैं और आज तक मैं हजारों पेरेंट मिला हूं जिन्होंने ये गलतियां करी हैं कि भाई बच्चे का डायग्नोज हो गया था 2 साल पे, 2.25 साल पे, पर मैं उसके बाद जिस सेंटर में गया वहां मैं 3 साल थेरेपी लेता रहा, 4 साल थेरेपी लेता रहा, 2 साल थेरेपी ली है, मेरे बच्चे में फर्क नहीं आया। इवन मैं आपको बताऊं कि फॉरेन से बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास, मेरे पास 90% पेरेंट जो है वो NRI, जो ये बताते हैं कि हमने 2 साल वहां USA में थेरेपी ले ली, 2 साल हमने कनाडा में थेरेपी कोई बेनिफिट नहीं, वो बेनिफिट्स नहीं हुए। क्यों? वहां के और यहाँ के जो ये ट्रेनिंग है इसमें बहुत डिफरेंस है। वहां वो 3 साल से पहले बच्चे का डायग्नोज ही नहीं करते और हम यहाँ कहते हैं कि अगर 3 साल से पहले डायग्नोज हो जाए तो बहुत ही अच्छा। वो वहां पे बच्चे के कंफर्ट जोन में काम करते हैं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, और हम यहाँ बच्चे की अडॉप्शन पे काम करते हैं। अडॉप्शन पे काम क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो मेरे बच्चे की 2 चीजों को इफेक्ट करती है जी। पहला उसके कम्युनिकेशन को, दूसरा उसके बिहेवियर को। बिल्कुल। जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मतलब मैं अगर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो मेरे बिहेवियर इशू ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं, और जब मैंने कम्युनिकेशन करना ही सीख लिया तो मेरे बिहेवियर इशू फर्क पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स आ जाएगा। बिल्कुल है। यहाँ प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने बच्चे को आवाज लगाता हूँ जी, वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरा बच्चा टिक के नहीं बैठता, मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, मेरा बच्चा 5 मिनट की वेटिंग नहीं है। जब हम उसे 2-2.5 साल पे ये सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल है। फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाता पीता दौड़ता भागता सब कुछ हो गया। भाई नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता था, हमने उसे नेम उसको बता दिया, उसके नेम की आइडेंटिफिकेशन करवा दी कि क्या है। उसको फैमिली को आइडेंटिफाई नहीं करना आता था, चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करना आता, आपने वो करना सिखा दिया, आपने उसकी सिटिंग बना दी, आपने उसका आई कांटेक्ट बना दिया। भाई उसके बाद तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ सारी चीजें करना शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ मेरा बच्चा थोड़ा डिले जरूर होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिले होते हैं, आप उसमें बेहतर होने के चांसेस बढ़ गए ना। और अगर यही चीजें मैंने शुरू ही 5 साल पे करी, 6 साल पे करी, तब क्या होगा? उतना ही पीछे चला गया वो चीज, क्योंकि वो जो चीजें हैं, वो बिहेवियर जो है वो पक चुके हैं। अब भाई 5 साल तक बच्चे को अपना नेम रिस्पॉन्ड नहीं है, अपने नाम की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, 5-6 साल तक बच्चे की स्पीच नहीं है, 5-6 साल तक बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, 5-6 साल तक बच्चा चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करता, 5-6 साल तक बच्चा सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, तो वो बिहेवियर पक चुके हैं, यानी कि उसको 3-4 साल से पक गए हैं। अब वो 3-4 महीने में खत्म कैसे हो जाएंगे? इसीलिए वर्चुअल ऑटिज्म में कहते हैं कि अगर टाइमली डायग्नोज होकर हमने काम कर लिया तो वो रिवर्स हो गया, अगर वो नहीं किया तो वो टिपिकल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कई पेरेंट्स को अभी भी नहीं पता, वो उसी में उनको फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी, सब कुछ इसी में लगे रहते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वास की तरफ ज्यादा विश्वास करते हैं कि बाबाओं के पास ले जाते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर, क्या वो करना चाहिए? देखिए, ये ना विश्वास की बात है। मैं तो हमेशा ये फिर कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा कम बोलते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि हमें एक वृक्ष पे धागा बांधने पे विश्वास है, मुझे उंगली पे नग पहनने पे विश्वास है। भगवान की जो सबसे अनमोल संरचना है खुद इंसान, उस पे भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, वो विश्वास है। देखो, हम मंदिर जाते हैं या हम गुरुद्वारा जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, वहां भगवान हमें ये नहीं कहता कि मेरे साथ बैठ और बात कर, हमें एक विश्वास है कि मुझे कोई सुन रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कंट्रीब्यूशन वाला टॉपिक हो जाता है, मैं पहले ही माफी मांगता हूँ, पर मैं हाँ अपने मन की भावना बताना चाहता हूँ कि भगवान ये कहता है कि आप तू कर्म कर। मंदिर जरूर जाना चाहिए, गुरुद्वारा जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे देखो हमें ना इन चीजों से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये हमें एक इस तरीके की हमारी परवरिश कर देते हैं, हमें एक इस तरीके का रिचार्ज कर देते हैं, समझो कि हम री एनर्जेटिक हो जाते हैं। मैं टूटा हुआ हूं, मैं मंदिर गया, मैंने जाके मत्था टेका, मेरे में एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भगवान ने बात सुन ली। ठीक है, और ये विश्वास होना भी चाहिए। ठीक है, ये विश्वास ही हमें कायम करता है। पर मैं यहाँ ये समझाऊंगा, वही उन पेरेंट को ये समझाऊंगा कि उन चीजों में जो करना है आप करिए, पर उसके साथ साथ राइट वे क्या है उसे भी तो देखें, सही डायरेक्शन में जाना। सही डायरेक्शन मतलब उसके लिए थेरेपी बहुत जरूरी है। मैं वही इसमें समझाना चाहता हूँ पेरेंट को। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम आज राइट टाइम पे काम नहीं करेंगे, काम हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वो हमें 4 साल बाद करना पड़े या 6 साल बाद करना पड़े, तब जाके उसके रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे। काम हमें तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप टूट जाते हो, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता था। फिर हम तब तक हम बाबों पे जा चुके होते हैं,
हम बहुत जगह धागे भी, सुखना भी, सब कुछ कर चुके होते हैं, उसके बाद भी हमें थेरेपी लेनी पड़ती है। आज आप वो करिए, मैं कहता हूं जरूर करिए, क्योंकि उससे एक पॉजिटिविटी आती है, पर उसके साथ साथ थेरेपी। अभी यहां तक कई बट वो पेरेंट्स डिले हो जाता है ना फिर काफी। कई पेरेंट्स यहाँ आते हैं, उसकी एक एग्जांपल आपके सामने मैं बैठा हूं ना यार, मैं बता रहा हूं ना, मैंने ये सब कुछ किया है और मैंने अपना टाइम इन्हीं चीजों में वेस्ट भी किया। इंपॉर्टेंस थेरेपी को ना देके इन चीजों को दे दी, जबकि मुझे थेरेपी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। सो वही चीजें हैं, यहां यही आपको समझाना चाहता हूं। दूसरी चीज है अपने आप पे विश्वास। भाई मैंने सब कुछ किया, मैंने थेरेपी भी ले ली, पर मैंने खुद काम नहीं किया, तो ये तब भी नहीं होना। आप महंगे से महंगा थेरेपिस्ट हायर कर ले, महंगे से महंगे सेंटर में चले जाए, यहां अगर पेरेंट ने खुद नहीं सीखा, खुद नहीं समझा, तो भी रिजल्ट नहीं आने। यहां ये एक जर्नी प्रोफेशनल और पर्सनल की मिलके है। यहां अगर आप एक सेंटर में जा रहे हैं और एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, अगर थेरेपिस्ट 100% काम कर रहा है तो आपको 1000% करना है, तब जाके मेरे बच्चे में रिजल्ट आता है। और इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है, राइट एज, राइट सेंटर और राइट नॉलेज, अगर ये तीनों आ जाती हैं तो आप अपने बच्चे को बहुत हद तक बेहतर कर लेते हैं। और अगर ये तीनों में अगर मिसिंग करते हैं तो हमें फिर सारी जिंदगी का काम बन जाता है, फिर आपको ये सारी जिंदगी चलना पड़ता है। अच्छा रघु जी, आपने केयर फॉर ऑटिज्म जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत करी जी, कब लगा कि इस सेंटर को बनाना चाहिए? ये मुझे कभी भी नहीं लगा था। तो फिर कैसे इतना आपने डेवलप कर दिया कि छोटी छोटी बातें, जैसे अभी आप बता भी रहे हो कि मैंने बहुत चीजें मिसिंग भी करी, बहुत देर से समझा, कब आपको ये चीज महसूस हुई अंदर से कि हाँ मुझे करना चाहिए कुछ? ये सब बस उन्हीं गलतियों का नतीजा है जी, या उन्हीं इनसिक्योरिटीज का रिजल्ट है कि आज केयर फॉर ऑटिज्म बना। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे सही ढंग से काम नहीं करा, और जो कर रहा था उसे करने नहीं दिया, और उसकी सपोर्ट नहीं करी। मैं बात कर रहा हूँ अपनी वाइफ की, निधि की, बिकॉज वो राइट काम कर रही थी पर उसके पास राइट प्लेस नहीं था। कोई भी माँ बाप अपना 100% देने से पीछे नहीं हटता। बिल्कुल, यहाँ वही चीज समझा रहा हूँ जी, आप अपना 100% दे के भी कई बार सही ट्रैक पे नहीं होते हैं। ये गलती हमने अब नहीं करनी। निधि की अगर मैं बात करूं, सेम की मदर की, सो वो एक रब दा रूप सी है। ਉਹਦੇ ਬਾਤ नहीं कह रहा, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ भी मैं कहता सी कि मैं ਉਹਦੇ वर्गी मदर नहीं देखी, पर वही कमी थी हमारे में कि हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिली, हमें सही रास्ता हम चूज नहीं कर पाए, और लोग आपको कई बार सही रास्ता बताते भी नहीं। हमारे साथ यही हुआ, हमें सही रास्ता भी नहीं मिला। सो जब आप उस दर्द में से निकल जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी ने आपको एक ट्रीटमेंट बताया और आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो आप उसके बाद 100 लोगों को समझाते हैं बिल्कुल कि यार इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। बस हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, राइट टाइम पे डायग्नोज हो गया, पानी की तरह पैसा बहाया। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने के एक्सपेंस बेयर करे, आज से 12 साल पहले, और वो कोई 1 महीना 2 महीने नहीं, सालों साल करे। और अगर मैं, एक होता है इन्वॉल्वमेंट, एक होती है डिवोशन। मेरे बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी, पर मेरी वाइफ की डिवोशन थी, उसने अपनी जिंदगी दे दी। मेरे बच्चे के डायग्नोज के बाद मैंने कभी उस बंदी को अपनी तरफ देखते हुए भी नहीं देखा। पर ये भी गलती है, मैं आगे ही बताऊंगा कि भाई उसका ध्यान रखा पर अपना नहीं रखा। यहां उससे 20 गुना ज्यादा आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आप हो तो वो है। तो ये सारी गलतियां, उन्हीं का रिजल्ट आज केयर फॉर ऑटिज्म है कि पैसा इतना बहा के भी, हम राइट टाइम पे डायग्नोज करके भी हम बच्चे के साथ वो रिजल्ट नहीं ले पाए, पैसा लगा के भी वो रिजल्ट नहीं ले पाए, और अपनी पूरी डिवोशन दे के एक माँ तब भी वो रिजल्ट नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि वहां प्रोफेशनलिज्म हमारे साथ नहीं था। प्रोफेशनल वो जो सपोर्ट थी वो नहीं थी, बाकी सब कुछ था। वो एक सपोर्ट मिस होने से भी देखो आज हम पूरी जिंदगी का हमारा खेल बन गया, पूरी जिंदगी में लगे रहने वाली बात बन गई। सो अगर वो प्रोफेशनल सपोर्ट भी राइट वे में हो जाती, वो प्रोफेशनल सपोर्ट वैसी कि जो एक पेरेंट को भी ट्रेंड करती। यहां ये क्या है, जिनके पास ये बच्चा है या जो इस कंडीशन से निकल रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कपिला जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये 24/7 वाली जॉब है। भाई मेरे सेंटर में, मैं एक अच्छे सेंटर जा रहा हूं, वहां 2-3 घंटे में जा रहा हूं और मेरा बच्चा सब कुछ कर रहा है। वो सब कुछ तो हो गया, बाकी के 21 घंटे
वो मेरे साथ बिता बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। और अगर मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हम वहां मिसिंग। तो अभी आप कितने पेरेंट्स को जो है एक ऐसी ट्रेन कर चुके हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं? मैं अगर बात करूं तो हम आज तक 4 साल में मेरे ख्याल से 1000-1200 पेरेंट्स को हम मिल चुके हैं। ट्रेंड तो हम सबको करते हैं पर सब होते नहीं। ये एक औखी जर्नी है मैम, ये मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूं कि ये मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने इस जर्नी में अचीव करा है। मेरे पास वो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, पर वो कौन से हैं जिनका डायग्नोज 2-2.5 साल पे हो गया था, टाइमली हो गया, जिन्होंने उसके बाद उस पूरी जर्नी को समझा, जिन्होंने अपने आप को एक थेरेपिस्ट बनाया अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए। उनके नहीं हुए हैं जिन्होंने कभी घर जाके बच्चे के साथ काम ही नहीं करा। कभी उन्होंने फिर वही चीजें कि वो रो रहा है जी, फोन दे दो जी, मोबाइल दे दो जी, वो जिद कर रहा है, वो मांग लो जी, उसके साथ कोई काम नहीं करना। सेंटर में आने के बाद भी वो स्ट्रक्चर नहीं दिया। वो अगर वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं मिली तो फिर वो अचीवमेंट होनी नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, फिर आप अपना पैसा समय सब वेस्ट कर रहे हो। यहाँ आपको हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, हर चीज पे। भाई सेंटर भी वो होना चाहिए जहां सारे प्रोफेशनल्स मौजूद हो। मैं जिनकी बात करूं मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेके, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से लेके, स्पीच थेरेपिस्ट से लेके, स्पेशल एजुकेटर से लेके, फिजियोथेरेपिस्ट से लेके, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट से लेके, एबीए थेरेपिस्ट से लेके, ये सारे प्रोफेशनल आपके उस सेंटर में होने चाहिए। इंफ्रा, इंडोर आउटडोर हर फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए। भाई 2-4 कमरे नहीं, थोड़े से मतलब उस सेंटर में एटलीस्ट मतलब उसमें मल्टीपल रूम्स हो जहां पे आप, क्योंकि यहां 1-on-1 काम होना है, मल्टीपल में काम नहीं हो सकता है। एक टीचर एक बच्चा, जहां सारे के सारे फैकल्टी मेंबर मौजूद हो, प्रॉपर इंफ्रा हो, ठीक है। उसके बाद वो सेंटर पेरेंट को ट्रेंड करता हो ताकि जो घर का स्ट्रक्चर है वो पेरेंट घर पे बना सके। बिल्कुल सही। सो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने बहुत अच्छा थेरेपिस्ट हायर कर लिया, चाहे वो 5 लाख रुपए महीने पे हायर कर लो, भाई बहुत जबरदस्त हो, पर जब तक आप ट्रेन नहीं है ना, आप उसके 24/7 वाले स्केड्यूल को स्ट्रक्चर्ड नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी नहीं मिलती है, तब तक हम उस बच्चे को बेहतर नहीं कर सकते। सो ये सीएफए फिर इसीलिए, क्योंकि इतने साल हम ऐसे ही धक्के खाते रहे, भाई इस सेंटर चले गए, उस सेंटर चले गए, वहां चले गए, यहाँ लाखों दे दिए, वहां लाखों दे दिए, पर हम ट्रेंड नहीं हो रहे थे। और उसके बाद इन बिटवीन इसी जर्नी में निधि का कैंसर डायग्नोज हो गया। जब निधि का कैंसर डायग्नोज हो गया तो डॉक्टर ने डिक्लेयर करा कि भाई इसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो टाइम ना होने की वजह से उस मदर की एक कन्विंसिंग थी मुझे, या मदर की एक रिक्वेस्ट थी मुझे कि व्हाट आफ्टर मी, यार मेरे बाद क्या हो, कौन देखेगा मेरे बाद मेरा बच्चा कौन देखेगा, क्योंकि मैं तो था ही निकम्मा फादर। सो मैं तो उस टाइम पे वैसे ही उसका साथ नहीं देता था। संयम को आप तो इस तरफ थे ना कि वाइफ है, देख रही है, एक मदर जो है वो देख रही है, और मैं अपना जो और काम होते हैं एज अ फादर वो कर रहा था। बट जब निधि गई मैम ने, उनका जब डायग्नोज हो गया कैंसर का, उसके बाद की जो जर्नी आपकी रही, आई थिंक काफी मुश्किल भरी रही। मैम वो तो सिर ते पहियां ते फिर बंदे समझ आती ना। एक्चुअली क्या है कि कई बार वो मैंने सुना, कहते हैं ना कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं है। लॉ के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ना सजा नहीं हो सकती। ये मेरी गलती थी ना, मैं ये सोच रहा था निधि लगी हुई है, क्योंकि ये कल्ली मदर का काम नहीं है ना, ये पूरी फैमिली का लगना तो परिवार को ही है, पूरी फैमिली का काम है। सो बस उस टाइम पे वही हमारी गलतियां कि निधि है जिसकी वजह से हम लगते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि निधि ने बताया नहीं, बहुत बार उसने समझाया कि यार इस सबको लगना पड़ेगा मेरे। बट हो सकता है हम शायद उस टाइम समझना ही नहीं चाह रहे थे ये चीज। हम इंडियन हैं ही ऐसे, जब हमारे सर पे पड़ती है तब हमें समझ में आता है कि हमें बचपन में ही सिखाया जाता है। अच्छा, जब सारी चीजें जर्नी, जो ये एक नई जर्नी थी आपके लिए, है ना, आप अपना काम भी कर रहे थे एंड आपकी वाइफ जो है वो एक्सपायर भी हो गई, उसके बाद की जर्नी चलती रही, शुरू हुई नई बिगनिंग। कैसे आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि मुझे अब बच्चे के लिए करना है, इतना बड़ा आपने सेंटर भी ओपन कर दिया, कब वो सारी चीजें अपने आप होती चली गई? क्या कोई ऐसा पल आया आपके कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो किसने मोटिवेट किया पीछे से? बहुत बार ऐसा पल आया, और मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो मुझे समझाती नहीं ना तो शायद मैं ये सब कुछ करता ही। मैम ये जर्नी एक ऐसी रही है कि उसने अपनी उस बीमारी के, डिजीज के ड्यूरिंग अपने बच्चे को भी संभाला,
मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ समझाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अगली जर्नी को बेटर कर पाऊँ। उसका बल्कि मतलब ये उस टाइम पे वो मुझे ये समझाती थी कि भाई मैंने तो ज़िंदगी निकाल दी, मैंने कर लिया। सो अगर अब तूने नहीं किया तो तू बहुत परेशान हो जाएगा। भाई उसका रोज मुझे ये सिखाना ही होता था। मेरे पास वो कन्विंसिंग उसका मुझे ये कहना था कि पैसा हमने कमा लिया, हम अपने बच्चे पे खर्च भी रहे हैं, एक ही हमारा बेटा है, मेरा पता नहीं है कि मैंने कल की सुबह देखनी है कि नहीं देखनी है, ठीक है, मेरे बाद क्या करेंगे। संयम ने तो ये फैक्ट्रियां संभालनी नहीं है, संयम ने तो ये सब काम करने नहीं है। वो कहती थी कि एक काम करते हैं, 2 डेयरियां लगाते हैं, एक साइड 20 करोड़ रुपया रखते, एक साइड 20 रुपए का चिप्स, देख तेरा बच्चा क्या उठाता है। तेरा बच्चा 20 रुपए का चिप्स उठाएगा तो इट मीन्स कि उसको पैसे की नीड नहीं है। ये कोई 9 साल 9.5 साल की उम्र थी जब वो 9 साल के बच्चे को पैसे का सब पता होता है। बिल्कुल है। और उसने तब ये समझाया कि आज हम जिस सिचुएशन में हैं, हमारी सिचुएशन अलग है, हमारे बच्चे का अभी मनी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और ऐसा कोई अब ये नहीं है, हमें एक्सेप्टेंस थी, हमें पता था कि हम किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो कहती है अगर हमें सिचुएशन का पता होने के बावजूद भी हम सही ट्रैक पे नहीं चल रहे तो फिर तो हम खुद पे खुद ही गलत कर रहे हैं ना। तो कहती थी मेक एक ऐसा सेंटर, हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जहां हमारे बच्चे के साथ साथ और बच्चों के लिए भी जस्टिस हो, काम हो। ये हमें क्लियर हो गया था वहां पे, उस टाइम पे देख के समझ आ गया था कि ये सस्ता नहीं है, और ये हमें भी समझ आ गया था कि ये सस्ता नहीं चलेगा। एक ऐसा सेंटर जहां पैसा खर्च के तो जस्टिस मिले, क्योंकि हमारे टाइम पे हम बात करें तो ऐसे सेंटर थे ही नहीं। ये तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, थैंक टू गॉड कि आज लोगों को ऑटिज्म के बारे में समझ आ रहा है, आज ऐसे सेंटर बन रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, लोग अब बता रहे हैं। हमारे जब आज से मैं 12 साल पहले बात करूं तो लोगों को पता ही नहीं था। बिल्कुल। और सेंटर कौन से थे वहां पे, अगर भाई स्पेशल एजुकेटर है तो एक स्पेशल एजुकेटर है, बाकी सारे फ्रेशर हैं, ऐसा नहीं। आज मैं सीएफए की बात करूं, 70 लोगों की टीम है, कौन सा प्रोफेशनल वहां मौजूद नहीं है। जो निधि का सपना था कि हर प्रोफेशनल वहां पे होना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेके, ऑक्यूपेशनल से लेके, स्पीच थेरेपिस्ट से लेके, स्पेशल एजुकेटर से लेके, भाई एबीए थेरेपिस्ट से लेके, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट से लेके, फिजियोथेरेपिस्ट से लेके, हर एक फैकल्टी मेंबर वहां मौजूद है। और वो एक नहीं, अगर मैं बात करूं स्पेशल एजुकेटर की, 40 स्पेशल एजुकेटर हैं। तो वो सब चीजें, वही सपना था कि एक ऐसा सेंटर जहां पैसे खर्च के माँ बाप का रिजल्ट आ जाए। सो उस इनसिक्योरिटी ने इस सीएफए को बर्थ दिया। मैं अगर उस टाइम की जर्नी आपसे डिस्कस करूं तो वो मुझे रोज कहती थी, मेरे शाम को घर पहुंचने पे उसका एक ही सवाल होता था कि कब खोलना है सेंटर, कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है। और मैं उसे कहता था निधि मैंने नहीं खोलना, मैं कहता था मैंने नहीं खोलना, कोई सेंटर नहीं खोलना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, हम कैसे चलाएंगे। वो कहती थी आप खोल दो, हम डॉक्टर नहीं है, हम प्रोफेशनल नहीं है, हमने ऑटिज्म पढ़ा नहीं है, तुम खोल दो मैं चलाऊंगी, मैंने ऑटिज्म को जिया है। एक होता है ऑटिज्म को पढ़ना, एक होता है उसमें डिग्री करना। वो कहती मैं जी रही हूं। सो हम प्रोफेशनल्स हायर करेंगे, हम वो हर वो चीज वहां लाएंगे कि जिससे हम उन बच्चों में सुधार ला पाएंगे। वो रोज पूछती थी, मैं रोज टाल देता था, वो रोज पूछती थी, मैं रोज टाल देता था। एक सिचुएशन हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में ऐसी आ गई कि मेरा और निधि का रोज झगड़ा होना शुरू हो गया इसी चीज को लेके। एक दिन मुझे याद है मैंने उसे ऐसे वर्ड बोल दिए जो मुझे आज तक गिल्ट में हूं कि मैंने ऐसे वर्ड क्यों बोले। कि भाई मैं उसे कहता था तू जा मेरे घर से निकल जा, क्योंकि तुझे समझ नहीं है, तू एक पागल औरत है जिसको ये एक चीज समझ ही नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं मैं नहीं खोलना। तो उस टाइम पे उसका मुझे ये समझाना था कि ये जो सेंटर है मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी दीवारें खड़ी होंगी जब तक मैंने होना है कि नहीं होना। मैंने तो किसी तरीके से जिंदगी निकाल दी, तू 1 महीना नहीं निकाल पाएगा अगर तुझे सपोर्ट नहीं मिली। तू पागल हो जाएगा या सुसाइड कर लेगा। मैं तेरे लिए मांग रही हूं कि एटलीस्ट तुझे एक सपोर्ट मिल जाएगी। मुझे क्या बेनिफिट होना है उस सेंटर का बनने का? मेरे तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने चले जाना है। मुझे बता कि तू जो रोज मुझे डांटता है, मुझे बोलता है, मुझे क्या फायदा है उस सेंटर का? सच बोल रही हूं कि तू आज भी शुरू करेगा तो उसकी दीवारें भी पता नहीं खड़ी होंगी कि नहीं होंगी जब तक मैं हूं। शायद यही ताकत बनी हुई आपकी आज तक।
कि उसकी दीवारें भी सच में खड़ी नहीं हो पानी जब तक मेरे पास जिंदगी है। बस ये चाह रही हूं कि तू एक बार लग जा, बस ये चाह रही हूं कि तू एक बार लग जा, क्योंकि मुझे पता है एक बार लग गया तो शायद हम उस मंजिल तक पहुंच जाए। मैं आज चाहता हूं कि उसको पता हो और वो देख रही हो कि जो सपना उसने देखा था वो आज सच हो गया है। बिल्कुल। आज सीएफए नॉर्थ इंडिया का, प्रोबेबली नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है, जहां हर फैसिलिटीज और हर फैकल्टी मेंबर मौजूद है जो इन बच्चों के लिए चाहिए और उस प्योरिटी से काम कर रहा है। ये उसी की जर्नी थी, उसमें समझाना, मेरे बच्चे को लेके चीजें समझाना, लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाना और उस डेडिकेशन के साथ भरना कि भाई अगर भगवान ने हमें ये जन्म दिया है, हमने सब कुछ करके देख लिया, तूने बिजनेस भी करके देख लिया, अब सब कुछ है। उम्र के हम वही 35-36 साल की तब उम्र थी, 33-32 की जब निधि गई है, तब मैं बात करूं तो मेरी उम्र 36 साल थी, निधि की 33 साल थी, सॉरी निधि की भी 36 साल थी। सो हम दोनों सेम एज के थे। तो वो ये कह रही थी कि आजकल उम्रें बड़ी छोटी हैं, 60-65, इससे ज्यादा नहीं है, आधी निकल गई है, आधी अब इस चीज में लगा दें कि इन बच्चों में सुधार ला पाए। बिना पैसे के नहीं होगा, ये समझ आ गया। एटलीस्ट पैसा खर्च के तो हो जाए। बिल्कुल। आज हम अपनी बात करें, जब हमारे बच्चे का डायग्नोज हुआ था हम कहते थे हमें बेच दो, बेच के भी जितने पैसे लगते हैं मेरे बच्चे पे लगा दो। ऐसे हजारों पेरेंट हैं, हर पेरेंट यही चाहता है, बस ठीक कर दो। हर पेरेंट यही चाहता है। और जब ये सब कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता, फिर पेरेंट और टूट जाता है। तो यहां मकसद यही था, एक ऐसा सेटअप जहां उस प्योरिटी से, उस डेडिकेशन के साथ उन बच्चों का काम हो पाए। तो इस सीएफए की जो नींव रखी है वो निधि ने रखी है। इसकी सोच भी उसकी थी और डिसीजन भी उसका था। उसने इसके बदले में अपनी जिंदगी दे दी। उसने तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा ना कभी देखो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगी, या उसके बाद सीएफए इतना ग्रो कर जाएगा। और अच्छा, निधि अगर आज आपके सामने होती तो आप क्या कहना चाहते? बस सॉरी मांग सकता था, और तो कुछ कह नहीं सकता। बिकॉज जो उसने अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, बहुत कम मदर होती है जो इतना कॉम्प्रोमाइजेस करती है। अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइजेस हर बंदा नहीं कर सकता। उसकी मेरे पास बहुत सारी मतलब चीजें हैं, बातें हैं करने के लिए। मेरे पास एक बहुत, मैंने कई बार कई पॉडकास्ट में भी जिक्र करा है, मेरे पास एक पूरी डायरी पड़ी है जिसमें निधि ने सईम के लिए सब कुछ लिखा है, कैसे करना है, क्या करना है। मुझे पता हो कि मुझे कुछ हो जाएगा या मैं जाने वाला हूं तो मैं एक वर्ड नहीं लिख सकता। क्या आपको पता था वो डायरी लिखती है? कभी नहीं पता चला? कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। कब लिखती थी? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया ये, क्योंकि मुझे मेरा ध्यान ही सारा अपने काम की तरफ था। मैंने कभी अपनी फैमिली की तरफ, अपने बच्चों की तरफ टाइम ही नहीं दिया। भाई वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी पाठ करने के लिए, पता नहीं वो उस टाइम पे लिखती थी, रात को जाग जाग के। कभी एहसास ही नहीं हुआ आपको कि डायरी लिखती है? वो तो उसने लास्ट डेज पे हॉस्पिटल में बताया कि मैंने सईम के लिए एक डायरी लिखी है जो तुम्हारी हेल्प कर देगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं घर नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, डायरी में क्या क्या कुछ लिखा उन्होंने? वो डायरी में एक पेरेंट की इनसिक्योरिटी लिखी है सारी, कि मेरा बच्चा कैसे जिएगा, कैसे करना है। वो इनसिक्योरिटी है माँ की जो होती है कि भाई सुबह उठ जाए। हर एक चीज लिखी है, उसके उठने से लेके उसके सोने तक का सारा स्केड्यूल, उसके स्कूल जाने से लेके सेंटर तक जाने का सारा स्ट्रक्चर, उसके खाने से लेके पीने तक का सारा स्केड्यूल, उसके बीमार होने से ठीक होने तक की सारी दवाइयां, उस कंपनियों के नाम, उसकी डोज, हर छोटी बड़ी बात, हर एक चीज, वो सब उसने उसमें लिखा है कि मेरा बच्चा सुबह उठे तो कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, हफ्ते में कितने दिन हेड वॉश कराना है, कितने दिन नहीं कराना है, ये भी लिखा है। कब पढ़ी आपने वो डायरी? उसके बाद आज भी पढ़ते हो? बिल्कुल है। संयम को पता शायद है, वही मोटिवेशन है। संयम को पता है, सैम को डायरी के लिए तो नहीं पता, पर उसको अपनी माँ को पता है। मिस करता है वो? बिल्कुल करता है। अच्छा, अपने इमोशंस बताता है संयम?
मदर को लेके? जब तक उसकी मदर थी उसकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं थी। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो उसकी मदर जा चुकी थी। बट हाँ, एक जो माँ और बच्चे का रिलेशन होता है उसके लिए दिमाग नहीं चाहिए होता। बिल्कुल। सो हमने जानवर को भी देखा है। प्यार का ही भूखा होता है। सो ये जो माँ और बच्चे का रिलेशन है ना, इसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग या कॉग्निशन की जरूरत नहीं है। ये तो उसके शरीर का एक हिस्सा है जो उससे कभी अलग हो ही नहीं सकता। वो मिस आज भी करता है, याद आज भी करता है, बस वो इमोशंस उसे शायद थोड़े कम है, पर है। अच्छा, अभी हम अभी की बात करें तो आपके साथ कैसा बॉन्ड है संयम का? क्या आपको कुछ उससे सीखने को मिलता है? देखो जी, सीखने के लिए मैं कहूँ तो मेरा बच्चा ही एक ऐसा मेरी जिंदगी में मोड़ है जिसने एक निकम्मे को एक अच्छा फादर बना दिया। आज मैं कहता हूँ कि आज मैं एक अच्छा फादर हूँ, और वो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने बच्चे को वो समा भी दे रहा हूँ। आज मैं अपने बच्चे को वो टाइम, अंडरस्टैंडिंग, उसे समझना, उसके साथ फाइन ट्यून करना सब कर रहा हूँ जो एक फादर को करना चाहिए। आज मैं इसलिए शायद ये अच्छा रोल निभा पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक माँ भी हूँ। आज एक माँ और बाप दोनों कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि निधि कहीं गई नहीं, वो उसके बाद उल्टा मुझ में ही समा गई। क्या बात है। जिसने मुझे भी एक अच्छा फादर बना दिया और अपनी ममता के साथ साथ वो सारी केयरिंग, वो सारी चीजें आज सेम के लिए करवानी शुरू कर। शायद आज इसी वजह से आप दूसरों के लिए एक मिसाल हो। सच बहुत सारे ऐसे फादर्स होंगे जो, सच बोलूं तो मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, मेरे में ऐसा कोई वो चीज नहीं थी कि मैं कभी किसी के लिए सोचूं या कभी किसी की हेल्प करूं। मैं एक ऐसा इंसान था ही नहीं। आज हूं तो आज इसलिए हूं कि मुझे ऐसा लगता है निधि मुझ में समा गई, क्योंकि वो ऐसी थी। उसका कहना ये था, जब वो मुझे कहती थी सेंटर खोलो, तो मैं उसे कहता था यार क्यों। वो कहती थी मतलब बाद में भी तो ये पैसा लोगों ने खाना है। तो आज अगर हम खोल दें एक ऐसी फाउंडेशन कि जहां पे प्योरिटी से उन बच्चों के लिए काम हो जाए, तो बहुत सारे पेरेंट्स का और भला हो जाएगा। वो कहती थी जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम कहते हैं ना, बाबा जी मैनू एक कष्ट है, मेरे लिए एक फरिश्ता भेजो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ कि मेरे लिए फरिश्ता, हो कहता चलो बिल्कुल। सो कभी किसी की, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत सोखा है। कई बार मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि रघु जी अगर तुसी किसी की मदद कर रहे हो तो फिर पैसे क्यों। मैं समझाना चाह रहा कि अगर मैं बिना पैसे तो करांगा तो मदद भी नहीं होनी, क्योंकि फिर वो सारी चीजें यहां मेंटेन्ड हो ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल। वो सारी फैकल्टी, वो पूरा एयर कंडीशनर सेटअप, इतना बड़ा चीजें, ये सब आज किसी मंदिर गुरुद्वारे को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए भाई साहब। मेरे यहाँ कोई गुल्लक नहीं है ना जिसमें लोग आके ऐसे डाल देंगे, ठीक है। मेरे यहाँ तो ये उसी फीस से ही इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। उनके बच्चों के लिए ही है सारा कुछ, उसी फीस से ही इसको बेहतर बनाया जा सकता है। आज मैं रेडी हूं। आज इस CFA का 4 साल में नाम आप तक कैसे पहुंच गया। आज वहां हजारों पेरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे हर वो चीज मौजूद है। वो सारी चीजें क्यों मौजूद है, क्योंकि उनको वो सब चीजें पे हो रही। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो सेंटर पहले भी बहुत थे CFA से और उन बच्चों में रिजल्ट नहीं आ रहे थे। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हाँ इसके साथ साथ हमने जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं उनके लिए इस CFA में बहुत सारे कंसेशनल क्राइटेरिया भी बना रखे। भाई अब होता क्या है, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो चीज ले सकते, उनके लिए 70% फीस के कंसेशनल क्राइटेरिया हैं। मैं कहता हूं आप एक बार वहां आओ, आके पूछो, जो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए हैं, और कई लोग वहां पे ले भी रहे हैं। पर बाहर बैठ के बात करना बहुत ईजी है।
जब तक आपको पता ही नहीं है। और मैं बड़ी जर्नल सी बात करता हूँ, लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे, लोगों इन पे कमेंट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कभी वहां आए नहीं, उनको पता ही नहीं है वहां क्या हो रहा है। जब वो वहां पे आएंगे तो उनके कमेंट कभी भी नहीं आएंगे। और एक चीज और होती है, हालांकि आप सीएफए का कभी इंस्टा या फेसबुक देखो, हजारों कमेंट पॉजिटिव है, कोई एक दो नेगेटिव। हालांकि होता क्या है, हर बंदा नेगेटिव चीज बोलता है, पॉजिटिव कोई बोलने नहीं आता। ये तो हर जगह है। किसी के लिए बुराई कोई बोल सकता है, अच्छा बोलने के लिए बहुत दम चाहिए। कोई अच्छा कर रहा है तो वो पहले तो उसके लिए कोई अप्रिशिएट करने नहीं आता। बुरा कोई कर रहा है ना तो भाई साहब 100 लोग आ जाएंगे उसे मारने के लिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि संयम की कोई अचीवमेंट बहुत दूसरों के लिए छोटी हो लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी हो, ऐसी कोई अचीवमेंट? संयम की आज अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। ये वही बच्चा है जिसका बिहेवियर हमें मारना, पीटना, चीजें तोड़ना, टिक के नहीं बैठना, कहीं हमें घर से बाहर जाने से पहले डर लगना शुरू हो जाता था कि कैसे जाएं। आज वो बच्चा, वो कॉन्फिडेंस है कि बोलो कहाँ, किसी शीश महल में लेके जाना है या 5 स्टार होटल में। हम सोचते थे कि यार ये कभी पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। ही इज ए राइट नाउ आज बहुत जबरदस्त स्विमर है, बहुत अच्छी साइकिलिंग करता है, बहुत अच्छी स्केटिंग करता है, बिल्कुल सेटल्ड चाइल्ड है, 70% अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गया है। उसको अपनी आज पसंद नापसंद, आना जाना, खाना पीना, हर चीज का पता है। और वो आज अपना सारा का सारा कम्युनिकेशन बोल के करता है, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन चाहे है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ बैठ के गप्पे मारता है, बातें करता है, पर अपना नीड बेस्ड सारा बोल के बताता है। तो ये सब चेंजेस 10 साल के बाद आए हैं, जब हमें समझ आया, जब हमें वो सारी चीजें मिली, वो प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिली, वो पर्सनल डिवोशन भी हुई, और वो सारा समय भी दिया और फाइन ट्यून भी करा और खुद को भी थेरेपिस्ट बनाया। क्या बात है। तब जाके वो इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई। फिर वो ऐसी आई कि उसने ऐसी ग्रोथ पकड़ी है कि आज तक वो रोज नया कुछ सीखता है। और यही देखने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये 10 साल के बाद, और अगर यही 3 साल पे समझ आ जाए भाई साहब, तो आप उस ग्रोथ को किस लेवल तक ले जा सकते हो। पूरी टोटली लाइफ चेंज हो सकती है। इतनी खूबसूरत हो जाती है लाइफ। और उन पेरेंट्स से एक बार आके जरूर मिलिए जिन्होंने इस लाइफ को खूबसूरत बनाया है। उन पेरेंट्स से जरूर एक बार बात करिए कि उन्होंने क्या अचीव करा है। तो ये संयम ने बहुत कुछ चेंज किया है मेरी लाइफ में, और आज उसने खुद भी बहुत कुछ अचीव किया है। यहां मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं पेरेंट्स को, क्योंकि मैं रोज ऐसे चीजों से, ऐसे एपिसोड से हम गुजरते हैं कि जिनमें पेरेंट को लगता है, मैं उन पेरेंट को बताना चाहता हूं कि जो टिपिकल ऑटिज्म होता है, ये ऑटिज्म कभी खत्म नहीं होता है। आप बोलें कि मैं आज संयम से ऑटिज्म खत्म कर दूं, नहीं। पर क्या होता है, कई पेरेंट को ऐसा लगता है कि यार आज मेरा बच्चा 10 साल का हो गया सर, वो खाना भी खुद ब खुद खाता है, नहाता भी खुद ब खुद है, भाई बहुत अच्छी साइकिलिंग भी कर रहा है, बहुत अच्छी स्केटिंग भी कर रहा है, बहुत अच्छा वो डांस भी करता है, अपनी सारी चीजें बताता है। पर अभी भी कई बार ना वो थोड़ा सा हैंड फ्लैप करता है, थोड़ी सी ये चीजें करता है। भाई साहब मैं कहता हूं जो 100 बार थी वो 2 बार रह गई। बिल्कुल। ये चेंज नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट है। आप समझो कि आप बोलो कि मैं ऑटिज्म खत्म कर दूंगा, ये नहीं होगा। पर ये बिहेवियर दूर करने के लिए 100 काम करने पड़ते हैं, जिससे ये धीरे धीरे ये भी चलते हैं। अगर वो 100 से 2 पे आया है ना, वो 2 से 0 पे भी आ जाए, या तो वो 100 से 2 पे भी ना आता। अगर वो 100 से 2 पे आया है, 2 से 0 पे भी आएगा, बस हमें पेशेंस। प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी लंबी जर्नी है और इतने पेशेंस वाली जर्नी है, जिसमें कि पेरेंट बीच में ही दम तोड़ जाता है। आपको गुस्सा आता है? बड़ी बार आता है। संयम को लेकर? कभी भी नहीं। सीएफए को लेकर? उन नासमझ पेरेंट को लेके जो कई बार ये चीजें नहीं समझते, पर वो गुस्सा इसलिए समझ आ जाता है कि उनको पता नहीं है, और हम उन्हें मिलके समझाएंगे। समझना पड़ेगा ना। पेरेंट कहना जी मैं पिछले 3 महीने तो कर रहा, नहीं होया, हूं नहीं करना,
ऑप्शन है कोई और? बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट पूछता है जी कब तक करना है, जब तक हो नहीं जाता, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक करना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं होएगा जरूर। और उसके लिए मैं कितने पेरेंट मिलवा देता हूं आपको, आ जाओ मेरे पास। ये भी यही सोचते थे नहीं होगा, आज हो गया ना। ये तो वो जर्नी है ना कि लाइक कि अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके एग्जाम है, उसको साल भर पढ़ेगा तभी उसका रिजल्ट आएगा तभी ना। पढ़ाई कुछ नहीं है तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट कैसे आएगा? बिल्कुल। और ये पता होता है उन माँ बाप को कि हमने कितनी को मेहनत करी है। अच्छा, संयम की सीएफए में पार्टिसिपेशन की बात करें तो किस लेवल तक है? संयम आज वहां का एक रोल मॉडल है जो और पेरेंट्स को एक होप देता है। मुझे बहुत से पेरेंट के फोन आते हैं कि हमारा बच्चा संयम जितना ही हो जाए। मैं उन्हें कहता हूं जी ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, हो सकता है ये संयम से भी आगे चला जाए। सो पार्टिसिपेशन संयम का पूरा है, क्योंकि वो उसकी इतनी मेहनत है, उसकी सारे दिन की इतना स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है कि जिससे उसने आज अपनी हर अचीवमेंट को वो डेली 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 पा रहा है। आज मैं बोलूं कि संयम 14 साल का है और वो मुझे परफॉर्म 34 साल वाला कर दे तो कैसे कर दे? आज मैं आपको बोलूं कि आप अपनी मदर के एज की परफॉर्मेंस कर दें, आप कर देंगे? बिल्कुल। मैं अपने फादर की एज की परफॉर्मेंस कर दूंगा। बिल्कुल। ये तो एक तजर्बा और एक्सपीरियंस है जो टाइम से ही आता है। पर हम पेरेंट कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये 14 साल वाला बच्चा मुझे 24 साल वाला परफॉर्म दे दे। भाई 14 साल वाला 14 साल वाला ही परफॉर्म देगा। पेशेंस रखने पड़ेंगे। ये तो अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कितना एक्सपोजर उसे दे रहा हूं, और वो जितना एक्सपोजर आज मैं उसे दे रहा हूं वो हर लर्निंग को सीख रहा है। एक्सपोजर की बात करूं, वो वही बच्चा था कि किसी रेस्टोरेंट में जा नहीं पाता था, आज हर रेस्टोरेंट में वो जाके खाना खाता है। और वहां मैं देखता हूं और बच्चों को उनके बिहेवियर होते हैं, संयम के नहीं होते हैं। क्या बात है। संयम बड़े आराम से जाके अपना मेन्यू लेके चीज बताता है कि मुझे पास्ता खाना है या पिज्जा खाना है या रोटी खानी है या क्या खानी है, और वो आराम से बैठ के वेटिंग करता है कि मेरा खाना आएगा, और प्रॉपर खाना अपने आप इंडिपेंडेंटली डाल के अपना खाना खाता है। उसके बाद अपने हैंड वॉश करता है, सब कुछ है। और मैं बाकी बच्चों को उसकी एज के देखता हूं तो वो कूद रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं, नहीं 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 पेप्सी पीनी है, नहीं 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 है खाना है, सब कुछ। अब तो रोज फैमिली फंक्शंस में हम देखते हैं ना, यही कुछ होता है। मैं जाता हूं तब मुझे बड़ी खुशी आती है और तब मैं निधि को बहुत मिस करता हूं। मैं कई बार कहता हूं कि आज निधि होती ना तो वो बीमारी से नहीं खुशी से ही मर जाती। खुदकुशी करके मर जाती भाई साहब, कि मेरे बच्चे ने इतना कुछ अचीव कर लिया। असली खुशी तो मदर की, जो वो चाहती थी आज वो सब कुछ हो रहा है। और उसने कहना था अब मुझे जीना ही नहीं है। वो कहती थी भगवान जी मेरे साथ एक सौदा कर लो, इस साथ संयम ठीक करो, इस साथ मुझे ले जाओ, अगली सांस नहीं चाहिए। वो आज इतनी सारी अचीवमेंट देख के तो शायद वो पागल ही हो जाती। वो अचीवमेंट आज उसके बच्चे ने पाई है, पर आज मैं कहूं मैं उसका ऑटिज्म खत्म कर दूंगा तो ये फिर मेरी बेवकूफी है। अच्छा, अब अगर हम CFA केयर फॉर ऑटिज्म की बात करें, सेंटर की बात करें, तो आप उसको कहाँ देखते हो आने वाले सालों में? आने वाले सालों में मेरा विजन है जी एक ऐसा सेटअप जहां जो अफोर्डेबल है उनके लिए तो होगा ही होगा, जो नॉन अफोर्डेबल है उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाना ताकि उन मदर्स को ही हम कम पैसों में ट्रेंड कर पाए, ताकि वो अपने बच्चे के थेरेपिस्ट बन पाए, क्योंकि पेरेंट ही है अपने बच्चे का रियल थेरेपिस्ट। ये दूसरा मेरा विजन है एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करना जहां हमारे बच्चों के लिए प्लेस होगा, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे उनके लिए हर वो क्लब हाउस से लेके ग्राउंड से लेके स्विमिंग पूल से लेके हर फैसिलिटीज का वहां मौजूद होना। और मेरा अगला विजन है CFA पैन इंडिया पहुंचाना, जहां हर 60-70 किलोमीटर के बाद एक CFA हो, जहां हम मिल के उन बच्चों के लिए काम कर पाए। वो CFA का मतलब ये नहीं कि वो रघु का ही होना चाहिए, वो कोई पेरेंट भी हो सकता है, कोई भी आए मेरे साथ मिलें, मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं कि मिल के एक ऐसे
हजारों CFA खड़े कर दें कि जहां उन बच्चों के लिए काम हो। वो इसलिए नहीं कि वो मेरा प्रॉफिटेबल यूनिट होना चाहिए, वो मेरे लिए बनना चाहिए, नहीं, वो हमारे उन बच्चों के लिए बनना चाहिए जहां उनके साथ काम हो। और फिर जो पेरेंट को लगता है ना कई बार पैसे लेना करना, फिर जब वो करेंगे ना, उन्हें अपने आप समझ आएगा कि ये बिना पैसे के चल ही नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि आए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। मुझे याद है मैम, जब मैंने ये CFA खोला था तो मुझे कोई अपना सेंटर अंदर से नहीं दिखाता था। मैं तो कह रहा हूं जी, मैं हाथ पकड़ के सेंटर खुलवाऊंगा। मेरा सेंटर आप 100 बार आके देखो, एक एक कमरा देखो, मैं आपके साथ मिल के कंधे से कंधा मिलवा के और CFA खुलवा दूंगा, जहां की वहां स्टाफ से लेके इंफ्रा से लेके हर चीज मैं आपको अरेंज करा के दूंगा। और आप उस सेटअप को खोलो ताकि वो जो बच्चे दूर दूर से मेरे पास ट्रैवल करते हैं, वो मेरे पास ट्रैवल ना करके वहीं अपने एरिया में उन थेरेपिस्ट को ले पाएं। और वहां हम ऐसा एक मॉडल रेडी करें जहां हम पेरेंट को भी ट्रेन करें और उन बच्चों को भी ट्रेन करें। आई एम रेडी फॉर दैट। आप लोग अगर इसके लिए चाहते हैं तो मेरे साथ मिलिए, कांटेक्ट करिए। मैं ये ड्रीम सोच के बैठा हूं कि हर 70 किलोमीटर के बाद एक CFA, कि जहां उन बच्चों के लिए काम हो सके। पर वहां वही शर्त है कि वो डेडिकेशन और वो प्योरिटी मेंटेन्ड होगी। बिना उस प्योरिटी के ना मैं सेंटर चलने दूंगा। वहां वो आई वॉश नहीं कि वहां प्रोफेशनल नहीं है, बिना प्रोफेशनल के चलते वो नहीं हो पाएगा। वहां वो बिना स्टाफ के चलते वो नहीं हो पाएगा, बिना उस इंफ्रा के चलते वो नहीं हो पाएगा। और जब ये सारी चीजें मेंटेन्ड करेंगे, खर्चे आएंगे, तो हर पेरेंट को समझ आएगा कि रघु जो कर रहा है वो राइट कर रहा है या रॉन्ग। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताइए कि एक सिंगल पेरेंट एक ऑटिस्टिक बच्चे का होना कितना मुश्किल है? मैं फिर कह रहा हूं जी, अगर मैं कल्ला बाप होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। मैं आज माँ और बाप दोनों हूं, इसलिए कर पा रहा हूं। ये जर्नी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक फैमिली मेंबर भी अपनी डिवोशन दे दे अपने बच्चे को, तो बच्चा बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। बस अपने पेशेंस लेवल बना के रखने। मुश्किल है, बार बार कह रहा हूं। मैं तो इसको एक लाइन में इसका कंपैरिजन करके बताता हूं। मैं कहता हूं जी, ये एक तपस्या है। पहले पिछले जन्मों में बात करें, कहते थे ना, उसने तपस्या करके भगवान को पा लिया। यहां भगवान मिल गया है, उसके बाद तपस्या करनी। ये बच्चे भगवान का रूप है। बिल्कुल। सच में ये वो प्योर सोल हैं जिनमें ना छल है, ना कपट है, ना किसी के लिए बुरा है, ना अच्छा है। ये तो न्यूट्रल भगवान के बनाए वो प्योर आत्मा है, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये इस जन्म में हमें भगवान मिल गया है, बस तपस्या करनी है। भगवान हमारे पास ही है, हमें शुरुआत करनी है तपस्या की। बस बिल्कुल। डिवोशन कहते हैं ना, रब मिल जाए, मैं ਉਹਦੇ चरण ही नहीं छटांगा। प्रभु जी मैनू अपने चरणा ना ला लो, मैनू पैरा च था दे दो। हुण ते वो आ गया, खुद ही आ गया। हुण मेरा काम जरूरी है, मेरिया पार्टियां जरूरी ने, मेरे सिस्टम जरूरी ने। फिर किथे, फिर ए ड्रामा नहीं, फिर ऐ नहीं कि मैनू रब मिल गया, मैनू रब मिल गया, मैनू रब। अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ऐसे बच्चों को देख के थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं या कई तरह की बातें बनाते हैं? ये उन लोगों का कसूर ही नहीं है मैम। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहूंगा। मैं उन लोगों पे मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है। क्यों? जब किसी चीज के बारे में पता नहीं होता ना, तो हम उसे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मैं कई बार समझाता हूँ, एक 2 साल के बच्चे को आईफोन पकड़ा दो, वो क्या करेगा? वो मुंह छुपाएगा, थुक्का पाएगा, उन्हें सुट देगा। और वही आईफोन मैं आपको दे दूं, हम संभाल के रखेंगे। उन पेरेंट्स को पता ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है, वो इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उनके लिए सिर्फ एक शब्द बोलता हूं कि भाई कुछ नहीं, आप आओ और एक दिन बिताओ बस मेरे उन बच्चों के साथ। उसके बाद मैं बोलूंगा वहां से जाओ, अगर आप चले गए तो मुझे बोलो। कुछ नहीं है, 3 वर्ड है मैम। सिर्फ उन्हें अंडरस्टैंड कर लो। आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, एक्सेप्टेंस खुद ब खुद बन जाती है। और जब एक्सेप्टेंस बन जाती है
तो प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। अंडरस्टैंड, एक्सेप्टेंस, लव। लव, इन्हीं पे टिकी है दुनिया। और उन बच्चों के लिए जो तो ऐसा रिएक्शन देते हैं, मैं उन्हें ये कह रहा हूं कि कुछ नहीं है, आपका रिएक्शन जायज होगा, क्योंकि आप एक बार ये फेस नहीं किया उन्होंने कभी। एक बार समय तो बिता के देखो उस बच्चे के साथ, या फिर उस माँ बाप की जगह खुद को रख के देखो कि अगर मैं यहां होता और मेरे साथ कोई ऐसा करता। सही बात। क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, मैं आज प्राउड फील करता हूं कि भगवान ने मुझे संयम दिया। आई प्राउडली कि मैं एक स्पेशल बच्चे का पेरेंट हूं, मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे का फादर हूं, मैं प्राउडली बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं सेम के साथ जी रहा हूं, और मैं ही वो फादर था जो आज से कुछ साल पहले अपने आप को कोसता था कि मुझे ये बच्चा क्यों। उसमें फर्क है ना, क्योंकि तब तक मैं उसे समझता ही नहीं था, मैंने उसे कभी फाइन ट्यून ही नहीं करा था। सो जब तक मैंने उसे अंडरस्टैंड ही नहीं करा, तो फिर मेरा हाल भी उस 2 साल वाले बच्चे की तरह है ना, जिसको आईफोन था। सो आज समझ है, तो आई प्राउडली अनाउंस कि मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे का फादर हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि यार वो मेरा बच्चा है जो एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं दे सकता था, वो आज उस बच्चे ने मुझे दिया। बिल्कुल। ये जब तक आपने समय नहीं बिताया, उसे समझा नहीं ना, तब तक आप बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को ये बात एम ही लगेगी कि ये कैमरा पे बोलने वाली बातें। मैं सच कह रहा हूं, ये कैमरा पे बोलने वाली बातें नहीं है। आपके पास वो बच्चा नहीं है ना, सिर्फ आप 10 दिन उस बच्चे के साथ एक बार बिता के देख लो, और आप भी प्राउडली अनाउंस करोगे कि यार रब्बा ए तू रब दा रूप, मैनू क्यों नहीं, मेरे नाल क्यों नहीं। भाई स्पेशल, उसके साथ स्पेशल लगा है, स्पेशल एवं ही नहीं लग सकता। आप एक पॉडकास्ट करती हैं, आपके साथ ऐसा कोई स्पेशल पॉडकास्टर लगता है? नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और जब कोई डेजिग्नेशन लगती है ना, तो ये कोई ना कोई तो अथॉरिटी ही देती है ना। बिल्कुल है। तो भाई साहब, अगर ये अथॉरिटी, फिर इनको, मेरी बात समझो, फिर इनको स्पेशल नहीं, कोई वीक चाइल्ड भी बोल सकता था। कमी है भाई साहब। हम वीक क्यों नहीं बोलते, स्पेशल क्यों बोलते हैं? भाई कोई अथॉरिटी ने कुछ देखा होगा तभी तो स्पेशल लगाया होगा, और मैं उस स्पेशल पावर को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता, और मैं उसको आज एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आई प्राउडली अनाउंस कि आई एम ए ऑटिस्टिक फादर। मैं आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा कि संयम उस एक सेलिब्रिटी ही बनेगा, वो उस लेवल तक, वो किसी भी फील्ड में जाए। यार आज मुझे एक चीज बताओ, जरूरी पढ़ाई में ही होना चाहिए? भाई साहब ऐसे तो फिर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, इनके माँ बाप को तो इन पे शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। बस वो स्कूल दूसरी तरह नहीं जाता, लोगों की तरह नहीं जाता, तो वो वीक हो गया? नहीं भाई साहब, वो आ जाओ कंपटीशन करा लो सेम के साथ, लाओ स्विमिंग वाला अपना बच्चा और मैं भी लाता हूं, लाओ स्केट्स में नॉर्मल बच्चा और मैं सेम को लाता हूं। अगर सेम के अकॉर्डिंगली वो टुट्टी रोड पे कर गया स्केटिंग, तो मुझे बोलना। बात यही है कि हम अपनी कमियां छिपाने के लिए अपने बच्चे पे ब्लेम करते रहते हैं। जब मैं उतना समय और डिवोशन दूंगा ना, तो मेरा बच्चा उससे, उस जिनको आप नॉर्मल कहते हो ना, उससे ज्यादा रिजल्ट देता है। बिल्कुल सही, क्या बात है। बस समझने की बात। बाकी आप लोग, वही जो आपने 3 बातें बताई, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंड, एक्सेप्टेंस और लव, ये तीनों बहुत जरूरी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना। और मैं हर टाइम पे हाय 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 रोता रहूंगा, तो मेरे साथ वैसा ही होता है। और जब मैं एक खुश होके उस चीज के साथ लड़ना सीख जाता हूं, खुद का विश्वास हर अचीवमेंट को पा सकता है। यहां मेरा पेरेंट्स तक बस यही मैसेज है, अपने आप से विश्वास को डोलने ना दो यार। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं नहीं भाई ये सेंटर ही सब कुछ कर सकते हैं। सेंटर एक जस्ट इनिशिएशन के लिए होते हैं, स्टार्टिंग, आपको एक सही रास्ता पकड़ाने के लिए। अगर उसके बाद भी आप सेंटरों पे ही डिपेंड हो, तो फिर ये आपकी गलती है। यहां होता क्या है, पहले हम उन लोगों पे डिपेंड होते हैं, फिर हम उन्हीं का कसूर निकालते हैं, भाई इन्ने पैसे लेंदे या थेरेपियां। क्यों डिपेंड हो रहे हो? कौन कहता है?
यहां सिर्फ यह है कि पहले हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने आप को अपने बच्चे का थेरेपिस्ट बनाना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई कर दे मेरे बच्चे के लिए, और फिर हम ब्लेम भी कोई को करते हैं। नहीं जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको एक सेंटर में 1 साल से ज्यादा जाने की जरूरत पड़ रही है, तो या तो फिर सेंटर सही काम नहीं कर रहा, या आप खुद काम सही नहीं कर रहे। दोनों को बैठ के असेस करने की जरूरत है। 1 साल के बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को सेंटर की जरूरत होती है। सो अगर उसके बाद पड़ रही है, तो फिर यहां जरूरी नहीं कि हमें सेंटर पे ही गलतियां निकालनी है। वहां यह भी देखना पड़ सकता है कि मैं सही काम कर रहा हूं, क्या मैं उतना सही टाइम दे रहा हूं, क्या मैं उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूं। पर यहां होता क्या है कि हमें कभी भी अपनी गलती दिखती नहीं। मैं आज खुद की बात करूं, मुझे भी कभी अपनी गलती नहीं दिखेगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। यहां हमें दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है, एनालाइज करना है बैठ के कि कहां गलती हो रही है और उस पे काम करना। तो रघु जी, आपने बहुत मतलब सही मायने में कहा जाए तो एक जो ऐसे पेरेंट्स हैं उनको सही राह दिखाई है आपने। इस पॉडकास्ट के माध्यम से शायद वो इस चीज को समझ सके और भी लोगों को समझा सके आपके माध्यम से भी। मैं यहाँ एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ इन पेरेंट्स के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये मैं अपने वही उस तजर्बे से आपको शेयर कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ऑटिज्म को जिया है। ऑटिज्म 90% पेरेंटिंग के सराउंडिंग ही घूमता है। जैसी आपकी पेरेंटिंग है उतनी बच्चे की इंप्रूवमेंट है। और मैं सच कह रहा हूं, इसको मैं साबित कर सकता हूं। आप मेरे साथ बैठिए, डिस्कस करिए। सिर्फ और सिर्फ खुद को समझाने और समझने की जरूरत है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैं सच आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 90% ऑटिज्म पेरेंटिंग के सराउंडिंग घूमता है। इंप्रूव द पेरेंटिंग, आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट आ जाए। बिल्कुल सही कहा रघु जी ने कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो खुद का थेरेपिस्ट बनने की जरूरत है, और बाकी तो चीजें इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको समझ में आई गई होंगी। रघु जी, इतनी सारी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सही मायने में भी लग रहा है आपकी बातों से बहुत सारी चीजें शायद आज मुझे एहसास भी हो पा रही हैं। एंड मैं यही चाहूंगी कि आपका CFA जो है वो काफी बुलंदियों तक जाए, और आप जो एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छा मिशन लेके जो चल रहे हैं, वो बेहतर से बेहतर बने। और ऑल द बेस्ट फॉर योर CFA। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो रघु जी से बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आगे के इस तरह के और भी पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नमस्कार।